बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी भाई, को होमवर्क दिया था मैंने? नहीं, तो तुम लोग दोनों दोनों लग गए थे। होमवर्क नहीं था ना कोई भी? पुराने कंप्लीट हो गए? हाँ भाई, इसकी कंफर्मेशन भी तो आई थिंक वो 19 तक थे, 18 तक। चलें जी, वो सोल्यूशन भी आपके पास है। हमने इशूअर शुरू किया था। चलो जी, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ कि इशूअर में जो हमने किया था वो क्या किया था। आप बताओ जानी कि इशूअर में, सही है जी, हमने जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की थी तो क्या किया था? इशूअर में जब हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पे किया था तो क्या किया था? भूल गए? हाँ जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी से लेस किया था। चलें जी, वेरी गुड। क्या सही कह रहे हैं ये? चलो, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी से लेस किया था तो ये बताओ कि क्यों किया था? अच्छा, क्या ये सही कह रहे हैं कि जो पैसे मिलेंगे वो मुझे पूरे नहीं मिलेंगे, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस करने के बाद मिलेंगे? पहली चीज तो ये। अच्छा, दूसरी लॉजिक ये थी उसकी कि मैंने लेस इसलिए किया था क्योंकि आज मैंने उसको देन एंड देयर एक्सपेंस आउट नहीं किया। वो एक्सपेंस आउट होगा, बट कितने सालों में? ओवर द पीरियड। अच्छा जी, अगर ओवर द पीरियड होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 मिलियन की लायबिलिटी मैंने इंकर की, यानी 1 मिलियन के इक्वलेंट पैसे लिए, और मैंने उस पर 30,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगाई, ऐसा ही है? तो मुझे कितने मिले? 970। अब मुझे वापस कितने करने हैं? 1 मिलियन। तो जाहिर सी बात है, ये लायबिलिटी ग्रो होगी। तो मैं उसको आईआरआर के अंदर इस तरीके से एम्बेड करूंगा कि मैं अपने एक्सपेंस को कूपन से ज्यादा बुक करूंगा। मैंने आपको सिखाया था ना कि इशूअर के केस में आईआरआर का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं क्या आप सिर्फ कूपन पे करेंगे, या कूपन के अलावा भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है। तो अगर आप लोगों ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है तो आपकी कॉस्ट क्या सिर्फ 10% रहेगी या उससे ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो आपने वाजे तौर पे देखा था कि मैंने ओवर द पीरियड एक्सपेंस बुक किया था कूपन से ज्यादा, और पे किया था कूपन के हिसाब से, तो मेरी लायबिलिटी ग्रो हो रही थी ओवर द पीरियड। ऐसा ही है भाई। चलिए जी, ये मैंने आपको बता दी थी उस दिन की कहानी। फिर मैंने आपको एक लॉजिक दी थी। मैंने कहा था जरा इन्वेस्टर बन के सोचो। इन्वेस्टर अगर ज्यादा पैसे पे करेगा तो वो उसको कैपिटलाइज कर देता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। जैसे पीपी पहले कैपिटलाइज होता है और फिर डेप्रिशिएट होता है, यहाँ पे भी यही था कि एसिड में मैंने पहले कैपिटलाइज किया था, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, और फिर मैंने उसको क्या किया था? अमोर्टाइज किया था ओवर द पीरियड। यानी आपने एक चीज याद होनी चाहिए आपको कि एक्सपेंस की वजह से एसिड कम होता है। जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। हमने ये क्योंकि ये नॉर्मल एसिड नहीं है, कौन सा एसिड है? फाइनेंशियल एसिड। तो फाइनेंशियल एसिड भी एक्सपेंस की वजह से कम हुआ था। तो हमने वहां पे एक्सपेंस कैसे बुक किया था? अलग से एक्सपेंस को बुक करके या इनकम को कम रिकॉर्ड करके? इनकम को कम रिकॉर्ड करके। तो आप याद करें वहां पे कि सामने वाला अगर मुझे 10% दे रहा था तो मैंने इनकम 10 की बुक नहीं की थी, उससे कम की बुक की थी। टेक्निकली वो एक्सपेंस आउट कर रहा था मैं किस चीज को? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। अच्छा, वो तो हो गई एसेट की बात। अब लायबिलिटी की बात करते हैं। भाई लायबिलिटी अगर मैं देखूं तो मेरी ऑब्लिगेशन है, एसेट तो नहीं है। तो हमने ये भी तो सीखा है ना कि एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज होती है। एग्जांपल दें तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। यानी एक्सपेंस होता है तो लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी तो यही है कि हमने आज 970 लिए हैं, मुझे 1 मिलियन वापस करना है। तो मैं इस 30,000 रुपए को 3 सालों में रिकॉर्ड करूंगा तो अपनी लाइबिलिटी को क्या करूंगा? ग्रो करूंगा। तो मैं लाइबिलिटी को ग्रो कैसे करूंगा? एक्सपेंस को ज्यादा रिकॉर्ड करके। क्लियर है? वो आईआरआर के अंदर ऑलरेडी शामिल है। चलिए जी, अगला सवाल करते हैं, तो हम पास पेपर करेंगे। हाँ जी, कोई सवाल है जी? इशू की समरी लिखवा दो रमशा। रमशा, अभी समरी तो लिखवाऊंगा, पहले खत्म तो हो जाए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन को कौन सा किया था हमने? 27 किया था ना? 27 किया था, सही किया था वो। पहले ये मासूम सा क्वेश्चन 28 करते हैं। चलें जी, 28। माशाल्लाह, बच्चों की गुड मॉर्निंग हो रही है, आते जा रहे हैं। लास्ट में 1 मिलियन आ गया।
बेस्ट जी। तुमने कुपोन 950 पे दिया होगा, 80 फेस वैल्यू पे देते हैं ना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 3%, कितनी आती है इसकी? 97878। तुमने ऐड कर दिया होगा उसको। देखो ये गेम है कि अगर 7 या 8 नंबर मिल सकते हैं लॉजिकली तो इसमें ये ख्याल रखना है। 921। अच्छा भाई, ये आ गई थी हमारी फेयर वैल्यू। अच्छा, अब एक एक करके देखते हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि जो इस इशूअर की नॉर्मल कॉस्ट है, सही है जी, वो कितने परसेंट है? 10%। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि इशूअर की नॉर्मल कॉस्ट 10% तब होगी, प्लीज सुनिएगा, जब वो 1 मिलियन पे 10% यानी 1 लाख 3 साल पे करे, तो वो कितने हो गए? क्या मैं कह सकता हूँ कि इशूअर की जेब से अगर 3 लाख रुपए जाते हैं 3 सालों में, तो उसकी कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लोन है 10%? ऐसा ही है। यानी अगर उसने डेट सिक्योरिटीज इशू की हैं, लोगों से पैसा लिया है, तो उसकी कॉस्ट 10% रहेगी अगर वो कितने पे करे? 3 लाख रुपए, कितने सालों में? 3 सालों में। बट मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछता हूँ, क्या इसने सिर्फ ये 3 लाख रुपए पे किए हैं या इसको डिस्काउंट का बर्डन भी लेना है? डिस्काउंट का बर्डन भी लेना है। चलें जी, अगर डिस्काउंट का बर्डन लेना है तो भाई इसके लिए क्या ये डिस्काउंट एक्सपेंस है? ये इन्वेस्टर के लिए क्या होती है? इनकम। उसका आईआरआर क्या होता है? उसका भी आईआरआर इंक्रीज होता है क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज होती है। इसका भी आईआरआर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अब आप खुद सोचें, क्या ये मैं जो 50,000 रुपए है आज एक्सपेंस आउट कर दूं या ओवर द पीरियड? तो यानी आप ये मानते हैं ना कि इसका इम्पैक्ट आईआरआर के अंदर होगा। हमने कम रिकॉर्ड किया होगा, उसको ग्रो कराते जाएंगे, और जाहिर सी बात है ग्रो कैसे होगी लाइबिलिटी? जब आप एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। कब तक इंक्रीज करेंगे? जब तक वो 1 मिलियन तक पहुंच जाए। क्लियर है? चलिए जी, फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये तो हो गया डिस्काउंट एक्सपेंस। फिर क्या मैं कह सकता हूँ ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये भी मेरी जेब से लगी है, इसका भी बर्डन सामने वाले ने नहीं लिया? तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको आज एक्सपेंस आउट करूँ या ओवर द पीरियड? तो सर ये भी मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस है। ये आ गया 28,500। मैं कुल मिलाकर बोलूं तो भाई मुझे लोगों से पैसा लेने के लिए जो मेरी बोरिंग कॉस्ट, जिसको तुम कहते हो फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट, यही है ना? तुम बोलोगे सर हमने तो वहां पे पढ़ा था बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। वो भाई वो IAS 23 है। स्टिल मैं इसको क्या कहूंगा? बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि फंड्स को बोरो करने में जितने पैसे लगे उसको मैं क्या कहता हूँ? अब एक गेम सिखाता हूँ तुम्हें, सुनो पहले मेरी बात। आगे जाके, क्योंकि तुमने ये अपने लेवल पे तो किया नहीं था ना जब तुमने FAR 1 में देखा था, जब मैं तुम्हें कंसोलिडेशन करवाऊंगा या आगे जितने भी स्टैंडर्ड्स करवाऊंगा, वहां पे बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा IAS 23, बट उसके अंदर नॉर्मल बोरिंग नहीं होगी, ये वाली होगी। फिर तुम्हें जो कैपिटलाइजेशन करनी होगी ना, क्योंकि तुम्हारे कोर्स का पार्ट है कि पिछली चीजें भी टेस्ट हो सकती हैं, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा। पर एक चीज याद रखना, अब ये नॉर्मल लोन नहीं होगा। मैं यूं भी करूंगा कि नॉर्मल लोन भी रखूंगा और ये भी रखूंगा। आपको नहीं लगता कि अगर मैं सवाल में डाल दूं कि कंपनी को एक स्पेसिफिक एसेट बनाना है जिसको बनने के लिए 9 महीने लगेंगे या 10 महीने, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट हो गया है या नहीं?
तो भाई ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में सिनेरियोज बिछे हुए होते हैं, तुम्हें पिक करने होते हैं। तुम्हें अकाउंटिंग देखनी होती है, रेटूट होता है, मैं बता रहा हूँ FAR 2 जान का आजाद बन जाएगा। और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पास हो जाओगे। सुनो खाली, मैं बोलूंगा कि भाई तुमने डेट सिक्योरिटी इशू करी है क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए, तुम्हारा दिमाग चलेगा कि हाँ यार मैंने फंड्स बोरो कर रहे हैं, उस फंड्स को बोरो करने की क्या है कॉस्ट है, ऐसा ही है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि भाई इस पीरियड में ये इंटरेस्ट इंकर हुआ है, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालेंगे तो बच्चा यहाँ पे मार खा जाएगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉर्मल रेट से नहीं निकलेगा, वो किससे निकलेगा, IRR से। IRR का इंटरेस्ट उठाओगे, जितने महीने कैपिटलाइजेशन होनी है कैपिटलाइज करोगे, बाकी कहाँ फेंक दोगे, PNL में। सिंपल सी बात है। अभी एंट्री क्या बन रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वहां पे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करना, फिर उसको रिवर्स कर देना, जितना कैपिटलाइज होना है कहाँ फेंक देना, PPE के अंदर। तो वो सारी आगे की कहानी है। मैं बोल रहा हूँ सोचने का तरीका, एक विजन होना चाहिए। हम अगर रट्टू तोते बन के सिर्फ इसी पे रहेंगे ना, तो क्या एग्जामिनर क्या ये नहीं कर सकता, खुद बताओ, नहीं कर सकता वो। तो क्या ये कोर्स से बाहर है, नहीं, कोई कोर्स से आउट नहीं है। तो भाई विद इन बाउंड्री रह के सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैं तो इंकरेज करता हूँ कि बच्चा मुझे बोले सर ऐसे हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है, तुम आइडियाज लाओ, बोलो ऐसा ऐसे हो सकता है, मैं सवाल बना के करा दूंगा उसके ऊपर। सही है चीज है, तुम्हारी चीजें भी वेलकम की जाएंगी, पर सोचना लाजमी है। सही है चीज है, तुम बोलोगे सर क्या सोचें, सुबह नींद में उठा नहीं जाता, हम सोचेंगे इधर। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ 3 लाख रुपए किस चीज की कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट है ना तमशा। 1 मिलियन पे 10% इज 1 लाख। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। उठ तो गए ना फामिया, आप उठ गए, मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ। 400 प्लस में से माशाल्लाह आप रेशो निकाल के देखें तो कोई, मेरे ख्याल से कुछ 10% जागे हुए हैं, बाकी आई थिंक 90% मरे हुए हैं। 10% थोड़ा सा ऊपर चले गए, 12.5% एग्जैक्टली पासिंग रेशियो। सही है। चलो जी, इसका 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 टोटल बताएंगे प्लीज। 378। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ इस इशूअर को ये पैसे लेने पे टोटल इतने पैसे लगेंगे, यानी इसकी जेब से, क्योंकि जो ये 1 मिलियन लेगा वापस भी तो उतने ही करेगा ना। कॉस्ट तो उसके ओवर एंड अबव है, यानी इसने एक तो पहले सुनिएगा 950 लिए, वापस कितने करेगा, 1 मिलियन, 50 जेब से लगे। अच्छा, उसने जो 950 लिए हैं उस पर सूद देगा 1 मिलियन के हिसाब से, कितने देगा, 3 लाख। कितने हो गए, 350 की कॉस्ट हो गई, फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगी, इसकी कुल मिला के कॉस्ट कितनी हो गई। अब खुद दिमाग लगाओ यार, कि ये जो 378,500 की कॉस्ट है वो 3 लाख से ज्यादा है, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट जो परसेंटेज में होगा वो भी ज्यादा होगा। तो सर आपके सामने देखें 13.3441, ये आ गया भाई, ये कॉस्ट आ गई। सर ये 3 लाख इशूअर किसे देगा, रमशा, ये 3 लाख इशूअर इन्वेस्टर को देगा ना। अभी देखो करके बताता हूँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल कॉस्ट है उसकी, ये कुपन है। सही है रमशा, बिल्कुल ऐसा ही है भावेश। ओके। अच्छा भाई, आपने अब एक एंट्री बनाई होगी पहले, कैश डेबिट, ये डिवेंचर क्या नाम है इसका, डिवेंचर 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 पेबल कितना आ गया भाई, 921। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि आपने 921,500 में दो एडिशनल कॉस्ट को नेट किया हुआ है, जस्ट बिकॉज के वो एक्सपेंस आउट। नहीं, एसेट्स में क्या करते हो, कैपिटलाइज करते हो, इसमें क्या करते हो, माइनस करते हो। सिंपल है। वेरी गुड जी नवीद। अच्छा जी, अब इधर ओपनिंग, चलिए जी, हमारा पहला ईयर कौन सा है, 2020। 921,500 सर, आप IR लगाएं, 13। ओके जी, अमाउंट बताओ। ये 1,09,। सर हम आ गए 2021 पे, 9,466।
129। अच्छा, इस केस में अगर मैं ये कहता, जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा, इस केस में भी नॉर्मल कॉस्ट 10% होती, नॉर्मल कॉस्ट कितनी होती? वो नहीं है। किसकी वजह से? डिस्काउंट की वजह से और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, क्योंकि वो मैंने एडिशनली इंकर की है, तो एडिशनली इंकर की है तो उस एडिशनल को एक्सपेंस आउट भी तो करूंगा। 3 सालों में किया है मैंने। सही है जी। तो अब अगर मैं इसका टोटल करूं तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 378,500 आएगा। यही है जी। आपने यही बुक किया और अपनी लाइबिलिटी को ग्रो करा करा के कहाँ ले आए आप 1 मिलियन पे। आप पहले साल की एंट्री बना लेते हैं सर। पहले साल आपने कैश दिया होगा कितने का? 1 लाख रुपए का। ऐसा ही है जी। आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया होगा 122,966। और सर आपकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है यानी डिबेंचर्स 122,966, इससे इंक्रीज हो गई। ये आ गई भाई 2020 की एंट्री। हम आ गए 2021 पे। सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 126030। आपने कैश कितना दिया और आपका डिबेंचर इंक्रीज हो गए। और सर आप 2022 की एंट्री बनाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये आ गया आपके पास कैश 1 लाख और आपके डिबेंचर पेबल 29,504। जब सारी अमाउंट आपकी 1 मिलियन पे आ चुकी है तो आपने कैश पे कर लेना है वापस, जो आपने प्रिंसिपली एग्री किया था। और आपने डिबेंचर पेबल को 1 मिलियन से खत्म कर देना। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया भाई। तो आपको पता है कि आपकी जितनी कॉस्ट थी वो रिकॉर्ड भी हो गई कितने सालों में? 3 सालों में। सर हम इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह को ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करते हैं अगर ये डिबेंचर टर्म खत्म होने से पहले ये रिडीम हो जाए। रिडीम कैसे होंगे यार? कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का है भाई? 3 सालों का है। मैं तो 3 साल बाद ही पैसे दूंगा ना, वरना मैं अगर मुझे पहले रिडीम करना होगा तो उसके लिए अलग से मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। उसमें नियति ये होती है कि आप उसको बीच में ही सेटल कर देंगे। इन्वेस्टर के लिए क्या था, बीच में बेच देगा, ये क्या करेगा, बीच में सेटल कर देगा। उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सही है। तो हाँ, अभी वहां पे आएंगे ना फेयर वैल्यू टू पीएनएल पे। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या, कब तक लेके जाना है? मेच्योरिटी तक, आखिर तक। होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ पे होगा होल्ड टू पे सोली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स। सही है जी। अगर मैं भावेश भी कह रहे हैं, भावेश जाग रही है सर, अगर प्रीमियम कॉस्ट पे करा इशूअर रिडम्पशन से पहले तो वो लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बट रिडम्पशन में एक्चुअल कॉस्ट सबसे प्रीमियम से ज्यादा पैसा दे तो पर वो आईआरआर में क्या बोल क्या रहा है ये तो बता। कहना क्या चाहते हो भावेश? भावेश क्लियर लिखो, मैं जवाब देता हूँ इस बात का। ईश्वर की बात कर रहे हो ना मेरी जान? बिल्कुल, बट बताओ तो सही ईश्वर की क्या बात की तुमने? चलो मैं गैस करता हूँ कि तुमने क्या बोला है। भाई तुम लोग एक बात का जवाब दो कि अगर इशूअर आखिर में प्रीमियम देगा इन्वेस्टर को तो क्या ये एडिशनल कॉस्ट है इशूअर की? हाँ या नहीं? क्योंकि उसकी जेब से ज्यादा लगेंगे तो आईआरआर। अच्छा, अगर इशूअर कहता है कि भाई मैं तुम्हें आखिर में पैसे कम दूंगा तो डिस्काउंट है, तो ये मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो मेरा आईआरआर तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा खुद ब खुद ओवर द पीरियड। भावेश आई थिंक तुम्हें दोनों बातें क्लियर हो गई रिडम्पशन की, क्योंकि तुम्हारी बातों से ये लगा था। चलें जी, ओके, समझ गया ना, वेरी गुड। इधर चलिए जी, एक पास पेपर करते हैं क्योंकि अब 2 रह गए, 4 आए हैं अब तक, क्योंकि इसको आए हुए 2019 में आया ही है आईएफआरएस। सही है जी, क्योंकि आईएफआरएस 9 अप्लाई बाद में हुआ था। तो 2019 में आया है, 4 पास पेपर्स आए अब तक 4 सालों में। सही है जी।
तो 2 तुम कर चुके हो, 2 बाकी हैं। एक और कर लेते हैं, मैंने इशूअर का पहले नहीं करवाया था क्योंकि इशूअर की अकाउंटिंग नहीं की थी। अब एक चीज याद रखना, प्लीज फोकस होकर सुने मेरी बात। अगर तो मैं दोनों की अकाउंटिंग करने को बोलूं, इन्वेस्टर की, इशूअर की, यानी 2 अलग अलग कंपनीज हैं, तो जब इशूअर की कर रहे होगे अकाउंटिंग तो इन्वेस्टर का नहीं सोचोगे, तो जब इन्वेस्टर की अकाउंटिंग कर रहे होगे इशूअर का नहीं सोचोगे, आपने हेडिंग पार करनी है, शुरू हो जाना। अच्छा अब एक और चीज, तुम्हें कह रहा है कि भाई XYZ कंपनी ने ABC लिमिटेड कंपनी को डिबेंचर इशू किए हैं, सही है जी, या यूं कहेगा वो XYZ कंपनी ने कोई 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, तो XYZ कंपनी कौन इशूअर है, तो कितने डिबेंचर्स की अकाउंटिंग करोगे? 10,000। अच्छा जो इन्वेस्टर है बताएगा ABC, उसने इसमें से 1,500 डिबेंचर खरीदे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग 10,000 की होगी या 1,500 की? जितने उसने खरीदे हैं। बाकी किसी और ने खरीदे होंगे, उसकी अकाउंटिंग मुझसे कोई गर्ज नहीं है, बाकी आप रहेगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं पास पेपर की। 1 मिनट दीजिएगा, कॉपी कर लें पास पेपर जी, आपके इसमें है वर्कबुक में। पेज नंबर, अभी देख लेते हैं भाई। नहीं, मैंने यही कहा ना आपको कि अगर 1 साल का IRR इसमें दिया हुआ है तो वो प्रीमियम की अमोर्टाइजेशन है, सिंपल, सही है, प्रीमियम की अमोर्टाइजेशन है। पर जब 1 साल का IRR दिया हुआ है तो मैंने तो यही कहा है ना कि जब फ्यूचर के IRR नहीं दिए हुए तो यू नीड टू डू एंटायर अकाउंटिंग फ्रॉम कूपन रेट। IRR से करोगे कोई पंगे वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है, सही है ना, वो भी एक्सेप्टेबल है। पर क्योंकि मैं एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ तो मेरे ख्याल से उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि कूपन यूज होगा, सही है, इसलिए मैंने ये बताया आपको, तभी मैंने दोनों करवा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कर सकते हो। पर हम बेसिकली उसको वही चीज देते हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए। हो गया भाई, ये तो 1 साल की अकाउंटिंग है इसमें बस। चलेंगे फामी अभी देखते हैं। अच्छा भाई, JL लिमिटेड इशू है। अच्छा भाई, ये देख लेते हैं कि इन्होंने 1.6 मिलियन डिबेंचर इशू किए और ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10। The transaction cost associated with the issuance of these debentures was 5.5 per debenture. The coupon interest rate is 16% per annum payable annually on 31 December. Khushi Limited purchased 0.32 million on these debentures on January 1, 2019। चलिए जी, पहले तो हम ये काम कर लेते हैं कि जनवरी 1, 2019 पे काम कर लेते हैं भाई। फेस वैल्यू कितनी है?
तो सर आप सिर्फ इसको मिलियंस में ही लेके चलें, 1.6 इंटू 100 ये आ गया। चलें जी, आपने प्रीमियम ऐड कर दिया 16 का, आपकी फेयर वैल्यू कितनी आ गई? 176। देखें फेयर वैल्यू निकालने का तरीका तो नॉर्मल है ना, मैं बोलूंगा भाई मार्केट के हिसाब से मुझे इतने मिलने चाहिए और मार्केट के हिसाब से उसको इतने पे करने चाहिए, तो ये तो सेम ही रहेगी फेयर वैल्यू। चलें जी इधर। अच्छा भाई, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। इसने पर डिबेंचर दी हुई है आपको, तो ये आ गया 5.5 पर डिबेंचर इंटू 1.6, कितना आ गया? 8.8 मिलियन। ये लेस हो गया, कितनी आ गई? 137 सही है जी। ये आ गई हमारी अमाउंट। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसकी एंट्री बनाई थी? कैश डेबिट डिबेंचर पेएबल क्रेडिट। आप बताओ, यही एंट्री बनाई थी? बेहतरीन है यार, सिंपल, आपने पहले दिन की अकाउंटिंग कर ली इसको माइनस करवा के। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग की बात करते हैं, आगे सुनिएगा, इसको एनालाइज करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। The approximate effective interest rates were 15% and 14% per annum for JL and KL। प्लीज सुनिएगा बात को। वो कह ये रहा है कि भाई जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, यानी एक के लिए इफेक्टिव कॉस्ट, एक के लिए इफेक्टिव इनकम, यही बात कर रहा है, क्योंकि दोनों का यार निकला हुआ है ना, इफेक्टिव कॉस्ट और इफेक्टिव इनकम है। आप मुझे एक बात बताएं, वो कह रहा है कि इसका इफेक्टिव कॉस्ट जो है वो 15% है, और उसने देखो कूपन ऑफर कितना किया है, 16%। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलिए जी, यानी तुम बताओगे, सही है। ये बताओ कि उसने 16% ऑफर किया है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 16% अगर मैंने ऑफर किया है तो मेरी जेब से 16 ही जाएंगे ना, तो मेरा इफेक्टिव रिटर्न 15 कैसे हो गया? फिर सोचो, ये तुम्हारे सामने पूरा हिसाब किताब है, मेरी इफेक्टिव कॉस्ट जो है वो कम कैसे हो गई? मैंने तो 16 ऑफर किया है। हाँ जी, नहीं जिससे पूछेंगे वो जी बताओगे, प्रीमियम की वजह से पूरा रिलेशन बताना। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से तो इंक्रीज होना चाहिए ना। क्या कह रहे हो? ये सही जवाब है, ये सही जवाब है कि प्रीमियम रिसीव ज्यादा हुआ है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पे की है वो कम है। अब सुनो मेरी बात, एक बंदे को 16% के हिसाब से कॉस्ट पे करनी थी, सही है, उसने 16% के हिसाब से कॉस्ट जो पे करनी थी, प्लीज सुनिएगा, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए, एग्जाम में ये करना नहीं, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि भाई 160 मिलियन की फेस वैल्यू है, इसका 16% कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है ये? 3 सालों की है। नहीं नहीं, यहाँ पे इशूड आई थिंक प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड पेबल नहीं बताया इसने। चलें जी, हम इसको कंसिडर नहीं करते, हम एक एक करके ले लेते हैं ना। सही है जी, 16% कितना आता है इसका? कितना? 25.6। अच्छा मैं अज्यूम कर लूँ ये 3 सालों की है, अज्यूम अगर कर लूँ ये 3 सालों की है, 76.8। अच्छा, मुझे ये सिर्फ अजम्पशन की है मैंने। नो सर, क्या अजम्पशन? नो सर। अच्छा, तो 1 साल लिया है आपने, हमने भी एक ही साल करना है अजम्पशन, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये 3 सालों का है, सही है, अजम्पशन है मेरी, ओके। चलें, 76.8 आ गया, ये मेरी नॉर्मल कॉस्ट है कितने परसेंट की? 16। अच्छा, आप खुद एक दिमाग लगाओ, आपकी जेब से, प्लीज सुनिएगा ये बहुत अहम बात है, आपकी जेब से अगर 76.8 जाए तो आपकी कॉस्ट जो आपकी जेब से लगेगा वो 16% है, सही है। आपने प्रीमियम लिया है, प्रीमियम इनकम है आपकी। अच्छा, प्रीमियम इनकम आपकी 16 की है, तो इसने आपकी कॉस्ट को क्या किया होगा?
कम किया होगा, ये रही प्रीमियम। इशूअर के लिए तो पैसा है ना एडिशनल, क्योंकि ये तो वो वापस नहीं करेगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस है 8.8, कितना आ गया इन सबको नेट करके? अच्छा आप खुद देख लो यार यहाँ से। अच्छा वैसे तुम्हें देख के भी समझ आना चाहिए, अब तो इतनी चीजों के बाद तुम यहाँ से भी अपेरेंटली देखो, तुम्हारी जेब से 76.8 लग रही है, उससे कम। तो आपकी जो कॉस्ट लगेगी परसेंटेज में, वो 16 होगी या उससे कम होनी चाहिए? उससे कम होनी चाहिए। तो इस सवाल में क्या वो कमी है? कितने परसेंट आ रही है? 15% आ रही है। बात क्लियर है? देखो रट्टा लगवाना हो तो मैं बोलता 15 उठा लो, पर ये कि हमने किया भाई अच्छे से। क्लियर है बात? तो सर यानी ये 15% उसने निकाल के दे दी, हमें कुछ करने की नीड नहीं है। यानी ओवर द पीरियड मुझे एडिशनल फायदा है। एक्सपेंस तो बुक करूंगा, पर मेरे उस एक्सपेंस को इसने क्या किया हुआ है? कम किया हुआ है। बस ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। चलें जी इधर। अच्छा अब यहाँ पे भी देखो खुद, आपने अपनी लाइबिलिटी को इतने पे रखा हुआ है, ओवर द पीरियड ये किस पे पहुंचेगी? वैसे उल्टा होता है, नहीं बात समझ आई ये वाली? वैसे उल्टा होता है, लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है कम पे, पहुंचती है ज्यादा पे, तो एक्सपेंस बुक होता है। अभी क्या हुआ है, लाइबिलिटी ज्यादा पे रिकॉर्ड हुई और रिडीम होगी, तो ये इनकम है ना। आज ज्यादा बुक कर रहा हूँ, बाद में कम पे करूंगा, इनकम है, तो ये इनकम भी कैसे बुक होगी? ओवर द पीरियड। अच्छा अब अलग से इनकम बुक होगी, एक्सपेंस में नेट हो जाएगी? वहां पे क्या होता है, इनकम में नेट हो जाता है एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस में इनकम नेट, साथ साथ बोलते हैं। वहां पे इनकम में एक्सपेंस नेट होता है, एक्सपेंस में इनकम नेट हो रही है। बात क्लियर है? अच्छा दो दो पॉसिबिलिटीज हैं समझने के लिए, वैसे ही एक एक करके। अगर आईआरआर ज्यादा होता तो नॉर्मल एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड हो जाता। सुकून से सोचते हैं, अगर मेरी ये प्रीमियम नहीं होता तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती, उसकी वजह से मेरी कॉस्ट 16% रहती है, उससे ज्यादा होती। तो समझने की बात ये है, नॉर्मल एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड हो जाता, ऐसा ही है। तो मेरा आईआरआर भी क्या होता, ज्यादा होता। अब इन्वेस्टर का सोचो, इन्वेस्टर के केस में नॉर्मल इनकम रिड्यूस हो जाती है, उसके अंदर एक्सपेंस क्या हो जाता है, नेट हो जाता है। ये पहला ऐसा केस देखा तुमने पास पेपर के अंदर, जो कि लॉजिकल भी है, कि आज मैंने रिकॉर्ड किया है ज्यादा लायबिलिटी को, वापस मैं दूंगा कम, तो ये इनकम है। तो जो मेरा एक्सपेंस है उस इनकम की वजह से क्या हो जाएगा, तो आईआरआर के अंदर नेट हो गया ना, तभी तो वो 15% है। क्लियर है? सर जो 12 रुपए का जो प्रीमियम है, उसे भी तो एज अ प्रीमियम इनकम ऐड करेंगे। कौन सा 12 रुपए का प्रीमियम, जरा यहाँ से देख के बताओगे रक्षा? 12 रुपए का तो प्रीमियम कोई है ही नहीं, 16 रुपए का है। सवाल में नहीं है, चेक कर लें आप। वो फेयर वैल्यू है जो साल के आखिर में है। तो हम नजूमी तो नहीं है, हमें पहले दिन पे पता होगी। हमें वो पता कब लगेगा, साल के आखिर में पहुंच के। और मजे की बात यह है रमशा कि हम इशूअर हैं, हम इशूअर हैं। ये फेयर वैल्यू किसके लिए दी हुई है, इन्वेस्टर के लिए। अभी रीड भी कर लेते हैं ना, ये देखें, डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट बाय जेएल। जो हमारा इशूअर है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखता है, तो क्या उसको फेयर वैल्यू से पंचायत होनी चाहिए? ना साल के शुरू में, ना साल के आखिर में। भाई ये पूरी चीज क्लियर है, तभी मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा है। सही है भाई? खुद सोचो, रट्टा लगाते सिर्फ अकाउंटिंग करते तो तुम करके निकल जाते, पर तुम्हें एक एक चीज का मतलब समझ आना चाहिए कि क्या चल रहा है इसमें। सही है जी? टेक्निकली इसलिए कह रहा हूँ। इन्वेस्टर से सर ये प्रीमियम कॉस्ट बनाएगा ना? बिल्कुल बनाएगा मेरी जान, उसको आने तो दोस्त है। चलिए जी भाई, ये पहले ऑनेस्टली बता दो, ये पूरे पहले दिन की चीजें, अल्फाज आईआरआर सब क्लियर है? लॉजिकल वे में क्लियर होना चाहिए। चलिए जी आगे। अब सर इसके आगे लेके चलते हैं। मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग इंटरेस्ट कैश और क्लोजिंग, ये आ गया भाई 167.2। आप कह रहे हैं सर 15% पे बुक करें, 25.08, ये 2019 है। अच्छा कैश कितना, 25 अच्छा क्लोजिंग कितना आ गया, 166.68।
अच्छा जी, आप लोगों ने भी यही अकाउंटिंग की थी? यही है जी। 160 पे लगा देना 15 उससे 16%। 160 पे फेस वैल्यू पे लगता है ना। रिटर्न विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड एट फेस वैल्यू, तो हमने बेंचमार्क है ये कि हमने पैसे उसके हिसाब से लिए हैं। ये बिल्कुल ये 16% 160 पे लगना चाहिए। सही है। देखो नॉर्मल सी बात है, मैं उसको कह रहा हूँ भाई मेरा एक बॉन्ड 100 रुपए का है, मैं तुमसे 110 लूंगा, पर रिटर्न किस पे दूंगा? 100 पे। वो फेस वैल्यू है, उसकी अकाउंटिंग चलनी है। सही है जी। ये मेरी इफेक्टिव चीजें जो है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, चाहे वो एडिशनल इनकम हो या एक्सपेंस हो। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं भाई, यहाँ पे इसकी एंट्री बन जाएगी पहले साल की। हमने सर कैश पे किया 25.6, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस जानी एक्सपेंस 25 पॉइंट। चलो अब एक एक करके, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। भाई एक्सपेंस आ रहा है 25.08, मैं पे कर रहा हूँ ज्यादा। एक्सपेंस आ रहा है 25 पे कर रहा हूँ ज्यादा। सर आपने तो इससे पहले अलग ही करवाया था, उसमें एक्सपेंस ज्यादा आ रहा था, पेमेंट कर रहा था कम। मैं वापस से दोनों बातें रिपीट कर रहा हूँ, फिर सवाल पूछूंगा, जरा अटेंटिव रहना। पहले जो सवाल किए हैं उसमें एक्सपेंस था ज्यादा, पेमेंट थी, तो लायबिलिटी ग्रो हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक्सपेंस है कम, पेमेंट है ज्यादा। रीजन? जी नहीं। अच्छा ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रीमियम की वजह से जो फायदा है वो इस एक्सपेंस में नेट हो चुका है। इस एक्सपेंस में क्या हो चुका है जानी? अच्छा, अगर इस एक्सपेंस में वो नेट हो चुका है तो मेरी लायबिलिटी ओवर द पीरियड रिड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज रिकॉर्ड की हुई है। और नॉर्मल बिजनेस सेंस देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हटा दो, चलो एक बंदे से 100 रुपए लिए, मैंने 100 रुपए का माल खरीदा, मैं मुझे वापस करना 90, तो 10 की क्या है इनकम है, वहां पे धन एंड देयर बुक हो जाती है ना, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होती, यहाँ पे तो है। तो यहाँ पे भी वही इनकम रिकॉर्ड हो रही है, बट अलग से ही एक्सपेंस में नेट हो गए, ये वही हुआ हुआ है। चलें जी, अब इधर देखें। अब आपके पास जो डिबेंचर है पेएबल, वो कितने से? 0.52, ऐसा ही है। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो 16% का एक्सपेंस बुक किया उसमें 0.52 की इनकम भी है, ऐसा ही है ना? तभी तो डिफरेंस है, वरना कैश और एक्सपेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों और वंशा, अब क्लियर हो गई बात, ये जल्दी से बता दो। बेहतरीन हो गया जी, ओके। चलें जी, अब ये तो हो गया इशूअर की अकाउंटिंग। सही है जी, अब कर लेंगे इन्वेस्टर की अकाउंटिंग। उसका नाम क्या भाई? केएल। ये आ गया भाई केएल हमारे पास। इसकी चीजें रीड करते हैं। इसने ये बोला कि भाई खुशी लिमिटेड ने परचेज किए हैं कितने डिवेंचर भाई? 0.32 मिलियन। तो हमें होशियारी नहीं करनी, सबकी अकाउंटिंग नहीं करनी है, बाकी कोई और इन्वेस्टर्स होंगे तो उसकी हम उसका हमसे कोई गर्ज, वो अपनी अकाउंटिंग खुद करेगा, हम इसके अकाउंटेंट, हमने इसकी अकाउंटिंग करनी है। इसके बाद देखें, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वर 15% एंड, यार एक तो ये बात नहीं समझ आ रही है मुझे, समझाने की कोशिश करना मुझे, कि 16% वो ऑफर कर रहा है और मेरी असल कमाई 14% है। प्रीमियम पे किया है। चलो मैं ऐसी बेवकूफाना सवाल करता हूँ, समझो नहीं आता मुझे, मुझे एक बात बताओ, तो इशूअर ने भी तो प्रीमियम रिसीव किया था, तभी उसकी इनकम थी, तभी उसकी, तो उसके लिए क्या हो गई? कॉस्ट हो गई, उसके लिए एडिशनल कॉस्ट हो गई ना। तो आप जरा सोचते हैं, इन्वेस्टर ने जो पैसे दिए हैं औकात से ज्यादा दिए हैं, उसको पैसे वापस मिलेंगे औकात के हिसाब से, तो दैट मीन्स कि उसकी जेब से ज्यादा पैसे लग गए। तो आप खुद सोचो, इन्वेस्टर 16% कमाएगा या उससे कम? अच्छा उससे कम कमाएगा, तो क्या वो प्रीमियम का एक्सपेंस उसी टाइम बुक कर ले ओवर द पीरियड? किसके जरिए? अब जैसे इस बच्चे ने मुझसे बोला कि सर क्या मैं ओवर द पीरियड की इनकम आईआरआर से बुक करूं? बेशक करें,
तब भी कोई मसला नहीं है। पर इस सवाल में आप वाज़ेह तौर पे देखें, इसमें प्लीज सुनना, इसमें उसने स्पेसिफिकली लिख के दिया हुआ है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर की है वो इशूअर ने की है। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद दी इशुएंस। इसने इन्वेस्टर के लिए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो आप खुद सोचें, जब इन्वेस्टर के लिए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं बताई तो आप ये अज्यूम करेंगे कि इसका पूरा बर्डन किसने लिया था, इशूअर ने, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो आप इसमें कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ऐड, अच्छा वरना इन्वेस्टर के लिए कितनी एडिशनल कॉस्ट हो जाती है, 2, अभी सिर्फ कितनी है, 1, और उसका नाम क्या है, प्रीमियम। बात क्लियर है? चलिए जी आगे। अब सर हमने यहाँ पे इसके लिए फेस वैल्यू निकालनी है, वही 100 का एक है और 0.32, ये 32 आ गया। अच्छा फिर इसने भाई प्रीमियम पे किया है, इसने 10 का प्रीमियम पे किया है, 10 का ही प्रीमियम है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, 10 का ये 3.2, 34.2 होगा ना, सामने सामने देख रहा है। 35 कैसे हो गया, 2 और 2, सही भाई के सॉरी मैं गलत हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं अंधा हो गया था इसमें। सही है इधर, अच्छा भाई इधर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये आ गई फेयर वैल्यू, हाँ भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करूं, इसकी नहीं है। अच्छा यानी अब अगर मैं ये देखूं, ये 16% कमाता पर ये कम कमाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रीमियम, क्योंकि ये इसको वापस नहीं मिलेगा। दो तरीके, या तो पहले साल का आईआरआर यूज करो, आखिर में इसको किस पे ले जाओ, फेयर वैल्यू पे। मैं फिर बता रहा हूँ वो एक्सेप्टेबल है, पर एग्जामिनर ने इसको किस पे किया हुआ है, कुपन पे। तो मैं दोनों बता रहा हूँ, पर हम कुपन पे कर लेते हैं ताकि उससे मैच हो जाए। यानी हमने सिंपल रखनी है, लंबी नहीं करनी है। मुझे पता है कि भाई अगर मैं आईआरआर यूज करूंगा तब भी सही है, सही है, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर प्रीमियम का इम्पैक्ट शामिल है, सही है। अगर मैं कुपन यूज करूंगा तब भी सही है, क्योंकि दोनों चीजें कहाँ जा रही है, पीएनएल में। तो आई एम इनडिफरेंट कि मैं आईआरआर यूज करूं या ना करूं, क्योंकि मैंने तुम्हें मैच करके दिखा दिया, दोनों में आंसर क्या आता है, सेम आता है। चलें अब इधर देखते हैं। सर हमने ओपनिंग रखा, इंटरेस्ट, कैश एंड क्लोजिंग। ओपनिंग हमने रख दिया 35.2, पहले इसकी एंट्री बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट, डेबिट एंड कैश। चलें जी, इसके बाद आपने इस पे इंटरेस्ट लगा दिया, कूपन यूज कर लें। फाइव पॉइंट, अच्छा कैश कितना, ये आप लगाएंगे 32 पे, 32 पे 16, 5.12, क्लोजिंग 712। चलें जी, आपने पहले इसकी एंट्री बना ली, जानी आपने कैश रिसीव किया 5.12 का, इंटरेस्ट इनकम आपने जो बुक की है वो है 5.632। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगी कितने से, 0.512, यही है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए कूपन यूज किया है 16%। हाँ हाँ बिल्कुल, फेयर वैल्यू टू पीएनएल है, अभी हम इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे ना। अभी तो साल के आखिर में है, ये एंट्री बनाई है ना अभी एक, तो हम यहाँ फेंक देते हैं। सही है सर, इंटरेस्ट 35.2 पर लगाया ना, बिल्कुल फामिया 35.2 पर लगाया, देख लो 16% यही आता है, ये चेक कर लेना भाई। 35.2 पे 16% यही है, ओके जी। इधर फिर आपने 32 पे 16%, क्योंकि फेस वैल्यू है। चलो एक बात का जवाब दो ताकि ये भी क्लियर हो जाए, या सामने वाला पे तो ये कर रहा है, हमें क्यों कम रिसीव हो रहा है, सामने वाला तो पे ज्यादा कर रहा है ना, हमें क्यों कम रिसीव हो रहा है। हमारे डिवेंचर्स वो सबको कर रहा है पेमेंट, हम सिर्फ अपनी पेमेंट लेके आ रहे हैं, तो फर्क है ना दोनों में। अब कोई ऐसा नींद में होगा, उल्ला वगैरह ये क्या चल रहा है, वहां से ज्यादा ज्यादा यहाँ पे आ रहे कम है। सही है जी, तो ऐसा नहीं है, हमने परचेज कम किए हैं, उसने इशू ज्यादा किए हुए हैं। इधर
चलिए जी जी IRR जी जी उस पे भी कर लेते हैं पर पहले इसको खत्म कर लें, सही है जी, ताकि ये मैच हो जाए। चलिए जी, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमने मेथड 2 यूज किया अपना, यूजिंग, सही है भाई। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, आपकी फेयर वैल्यू इस सवाल में दी हुई है 112। अच्छा आप यहाँ पे करें ये कि 112 इंटू आपने कितने परचेज किए थे, आपने परचेज कितने किए थे, 1.32, ये कितने हो गए 35 पॉइंट। अच्छा आपका फेयर वैल्यू गेन आ गया 0.128। अच्छा भाई 0.128 आपका गेन आ गया, आपने एक और एंट्री बना दी जानी इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल, सही है जी। ये आपका हो गया मेथड 2 हमारा वाला, सही है जी, जो हमने एग्जामिनर को फॉलो करके कर लिया भाई। उसने कूपन यूज किया था इस असम्पशन से कि इनडिफरेंट हूं मैं, कि सारी चीजें पीएनएल में जा रही हैं तो मैं एक ही रेट यूज करूंगा, तो मुझे आईआरआर निकालने की नीड नहीं है। चलिए जी अब इसी को हम मेथड 1 से करके देखते हैं, यूजिंग आईआरआर, कितना परसेंट आईआरआर, 14%, यही दिया हुआ देख लो सवाल में, 14 है। चलें जी अब हमने फिर इन्वेस्टर को पिक किया, यहाँ से मिटा देंगे चीजें। अच्छा भाई पहले साल तक की तो एंट्री सेम है ना, पहले दिन की, यहाँ तक तो सेम है, पंगा तो आगे का है ना, इन्वेस्टर ज्यादा कूपन यूज नहीं किया है ना, क्या लिख रहा है भावेश, सही तो लिखा कर भाई, अब तो सुबह है तो उंगलियां तो सही चलाए ना। चलें जी इधर, यानी इधर बता दो, अब मैं कितना परसेंट यूज करूं, 14%। अब देखो इनकम कम रिकॉर्ड होगी, क्यों, क्योंकि अब प्रीमियम मोडाइज होगा और प्रीमियम एक्सपेंस बुक हो जाएगा, इनकम में नेट हो गया कितना आ रहा है 4.928। अच्छा जी जो इसमें पैसे रिसीव करने हैं 5.12, ये सेम है 35.008। चलें जी आपने किया ये, प्लीज सुनिएगा, आपने किया ये कि कैश ले आए आप 5.12, सही है जी, आपने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की 4.928 और आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से इन दोनों का डिफरेंस, बिल्कुल भावेश 0.192। चलें जी सर अब मेरी इन्वेस्टमेंट आ गई इस पे, अब हमारी फेयर वैल्यू 35.84, फेयर वैल्यू गेन कितना आ गया 0.832। अच्छा आप बोलेंगे सर दोनों में फेयर वैल्यू गेन अलग अलग क्यों आ रहा है, भाई क्योंकि फर्क है ना, आपने एक में आईआरआर को बुक करके अमोटाइज किया, एक में कूपन को बुक करके अमोटाइज किया, तो कैरिंग अमाउंट दोनों में क्या ही है। इसको आसानी से समझने का तरीका ये है कि एक एसेट को मैं 10% पे डेप्रिशिएट करूं तो मेरी कैरिंग अमाउंट कुछ और होगी, एक एसेट को मैं 20% पे डेप्रिशिएट करूं तो मेरी कैरिंग अमाउंट चेंज होगी, ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी वही गेम है, और यहाँ पे वो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का है ये वो बात है, डेप्रिसिएशन नहीं है ये इधर। अच्छा भाई तो आपने एक एंट्री बनाई इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल फेयर वैल्यू गेन 0.832। अच्छा वैसे ही समझने के लिए इस गेन को इस गेन में ऐड करें तो कितना आता है, 5.76, चेक कर लो। चलें जी यही है। अच्छा ये पीएनएल में गया इन्वेस्टर के, आप इसको और इसको ऐड कर लें 5.76, बात एक ही है।
बात एक ही है, बट यही है कि मैंने आपको एग्जामिनर का व्यू भी बताया कि वो बोलता है कि भाई सीधी सी बात है, आप जब पास पेपर करें तो आपको पता हो कि पीछे क्या हुआ है, सही, तभी मैंने दोनों से करवा दिया है। कोई मसला है यहाँ तक? क्लियर है? आओ एक और पास पेपर करें। अबे तो अभी है, अभी 15 मिनट है। आसान है बहुत पास पेपर। वेरी गुड रमशा, हो गया। चलें जी, इसके बाद ही आ रहा होगा आई थिंक पास पेपर वो। अच्छा ये तो मैं ऐसी ही बातों बातों में डिस्कस करूंगा तुम लोगों से, क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेजी है, मैंने कहा था ना वो टेक्निकलिटीज पे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब वो इंटरप्रिटेशंस पे आ जाएगा कि क्यों इसमें कम ज्यादा है। आने दो ना, तुम्हें फायदा है, मैं तो बोलता हूँ आए। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। हाँ, इधर चलें जी। अच्छा भाई, तो रिक्वायरमेंट को पहले रीड कर लेते हैं प्लीज, इधर देखिएगा सुकून से। हाँ, रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस possible classification options available to RL for accounting purposes, also compute the amount at which these investments would be initial recognition सीखी है, initially recognized under each option। बोल ये रहा है कि आप बताएं पॉसिबल रिकॉग्निशन कहाँ कहाँ हो सकती है, यानी अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू। अच्छा अब एक बात याद रखना, जब आपसे रिकमेंडेशन मांगता है ना कोई, प्लीज बहुत सुकून से सुनना ये बात, जब आपसे कोई रिकमेंडेशन मांगता है ना तो आप पहले वो बताएं जो बिजनेस मॉडल के हिसाब से होना चाहिए। लेट्स से अगर मुझसे कोई एडवाइस मांगेगा कि भाई मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मैं कहाँ बोलूंगा, कहाँ फेंक दो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, यही है ना। मैं ये बोल दूंगा, मैं बोलूंगा अगर, अच्छा फिर मैं सजेशन दूंगा क्योंकि मेरी एडवाइस मांगी गई है, तो एग्जामिनर ने भी यही किया हुआ है। अगर व्हाट इफ दिस इज नॉट ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप जा सकते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे, यानी फिर मुझे कितनी बातें करनी होंगी, दो। पर पहले वो बात करनी है जो सिनेरियो बता रहा है, उसके बाद सजेशन देनी है, क्योंकि उसने देखो लिखा हुआ क्या है, पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑप्शंस। ऑप्शन नहीं बोला उसने, ऑप्शंस बोला है। यानी वो बोल ये रहा है कि भाई आप तो पहले ये बता दें नियत के हिसाब से क्या है, तो फिर अगर एक नियत बंदा चेंज करे तो क्या दूसरा ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है, इसी की बात कर रहा हूँ। चलें जी, मैं पहली चीज रीड करता हूँ, आप पहले सुकून से सुनेंगे, दिमाग में बनाएंगे छवि, फिर लिखेंगे इंग्लिश में उसको, सही है जी। इधर RL परचेज 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर। सर जैसे ही मैंने ऑर्डिनरी शेयर का नाम सुना तो कौन सी सिक्योरिटी है? इक्विटी सिक्योरिटी है, तो मैंने सारी चीजें डिबेंचर वाली साइड में फेंक दी। सही है जी, अब मेरे दिमाग में अलग ही चार्ट आ गया। सही है जी, वो इक्विटी सिक्योरिटी वाला जो समरी बनाई हुई है हमने। इधर of Khulas Limited at the fair value of rupees 23 per share. RL also incurred transaction cost of rupees 0.5 million. RL considered this investment as a strategic equity investment and not held for trading. इंग्लिश आप लिखें फिर मुझे बताएं कि कैसे लिखते हैं आप। मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा ड्राफ्टिंग का तरीका कुछ ये होता है, मैं सिचुएशन या सिनेरियो सवाल से पिक करके वो छाप दूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यही वर्ड यूज करूंगा, RL परचेज 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। RL परचेज, तो ये तुम अपने दिमाग से नहीं लिख रहे हो, यहीं से लिख रहे हो, यहीं से बताना है, सही है जी। एंड द पर्पस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टू बी स्ट्रेटेजिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट। द पॉसिबल क्लासिफिकेशन, अब अपना आंसर दूंगा। द पॉसिबल क्लासिफिकेशन allowed to RL Limited would be fair value through OCI. And if RL is classifying its investment at fair value through OCI, initial investment would be recognized at fair value, और फिर आगे बताओगे दैट इज अमाउंट। आपने पहले सिचुएशन उठानी है और फिर बताना है कि इसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, फिर सिचुएशन को बयान करो कि क्या है, जल्दी। हाँ जी, तुमने क्या लिखा? यही आपने क्या लिखा? रीड करें। बिल्कुल सही, बस यही लिखना था और आपका जवाब कंप्लीट था। अच्छा अब इसमें एग्जामिनर ने किया ये था
ये अंग्रेजी लिखने के बाद उसमें फिर क्योंकि लंबी करनी थी उसने सजेस्टेड आंसर मतलब उसमें सारी सजेशन होती हैं, तो उसने बोला था व्हाट इफ अगर ये इलेक्ट ना करे, जबकि इसने खुद के लिख के दिया है नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब फिर भी उसने एक इसमें भंड मारा हुआ था कि अगर वो चाहे तो उसमें जा सकता है, सब्जेक्ट टू के उसको वो किसमें रखे, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में। मेरे ख्याल से इसका जवाब से यहीं तक खत्म हो जाना चाहिए। सही है जी, मैंने आपको बता दिया, अगर आप वो रीड करें तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें उसने पॉसिबल क्लासिफिकेशन बताई है कि अगर ये नहीं तो वहां जा सकता है। बात क्लियर है ये वाली? चलिए जी, दूसरा मैं वैसे ही रीड कर लेता हूँ, बहुत आसान है, इसमें टाइम जाया करने वाली बात है, सुनो, क्योंकि हमने ये बहुत शुरू में किया था, ये बेसिक है, पहली चीज है ये हमारी। RL also purchased 1 million bonds of Bari Limited having a face value of ₹100 each at rupees, यानी इसने डिस्काउंट पे परचेज किया है। अच्छा जी, these bonds are redeemable in 5 years time. RL also incurred transaction cost of 0.8 million. RL intends to hold the bond till maturity in order to collect contractual cash flow. ये क्या कौन सी क्लासिफिकेशन है? अमोर्टाइज कॉस्ट है। अच्छा, यानी ये बोल रहा है कि हमें कोई एडिशनल गेन से मतलब नहीं है, हम रखेंगे इसको, आखिर में रिडीम करेंगे, जितना प्रिंसिपल है इंटरेस्ट से वापस लेके खत्म कहानी। अच्छा, फिर आप अगर इसमें ये कहेंगे तो इसकी अंग्रेजी शायद यही होगी, मैं क्योंकि टाइम जाया नहीं कर रहा, इसका सोल्यूशन मैं सजेस्ट दे दूंगा तुम्हें। तो ये बहुत आसान है ये। इधर RL also purchase, अच्छा आप यहाँ पे लिखेंगे RL purchase 1 million bonds, सही है जी, एंड द इंटेंशन ऑफ RL, अब यहीं से उठाना, is to hold the bond till maturity for the purpose of collecting contractual cash flows. सही है? This suggests that the accounting treatment would be amortized cost. Initially, it will be recognized at क्या बताओगे? Fair value plus, and subsequently it will be carried at fair value नहीं, amortized cost पे, जैसे amortized cost पे, subsequently amortized cost पे। इधर अब आगे, अब मुझे पता है subsequently amortized cost पे आएगा, पर एक और जगह ऐसी है जहाँ पे hold to collect and sell है, fair value through OCI। तो उसमें उसने रिकमेंड किया हुआ था कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की बात एक और जगह हुई हुई है, वो क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो वो बोल रहा है अगर इसकी नीयत ये हो कि 5 साल तक रखे नहीं, बीच में बेनिफिशियल हो तो उसको बेच दे, तो वो पॉसिबली कहाँ जा सकता है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे। बात क्लियर है? आपके जितने भी पास पेपर से 2021 तक के खत्म हो चुके हैं, क्लियर है जी? अगली क्लास सबसे ज्यादा अहम इसलिए होगी क्योंकि जब भी नई चीज कराता हूँ वो आती है पेपर में, तो अगली क्लास में हम सारी न्यू चीजें करेंगे। सही है जी? कल होगी क्लास, बिल्कुल होगी। एक फेयर वैल्यू थ्रू PNL आज तक नहीं आया, प्लीज समझना, एक फेयर वैल्यू थ्रू PNL आज तक नहीं आया, वो हमें करना है किसका, डेट सिक्योरिटीज का, लायबिलिटी का, वो मैं सिखाऊंगा, ये न्यू चीज हो गई। जीरो कूपन बॉन्ड सिखाऊंगा कि पूरे साल में कोई इंटरेस्ट नहीं मिले, सिर्फ आखिर में मिले पैसे, यानी आज मैं पैसे दूं कम और आखिर में मिले ज्यादा, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये सिखाऊंगा। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज आपको मैं ये सिखाऊंगा कि अगर बोनस इशू होता है तो इन्वेस्टर की जात पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारी न्यू चीजें हैं, वो खत्म करेंगे तो IFRS 9 खत्म होगा। वैसे पास पेपर के हिसाब से खत्म हो चुका है। सही है जी? मिलते हैं अगली क्लास में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, मेरी ऑडिट की क्लास मैंने आज लगानी थी क्योंकि गैप आ रहा था हमेशा, इसलिए मैंने नहीं लगाई, कल लगाऊंगा ऑडिट की क्लास। सही है जी? और फिर रोज लगेगी, बिल्कुल, ये इस वजह से मैंने अपनी वो हटा दी है, ऑडिट मजीद गैप हो जाता है, इसलिए नहीं किया। चलें जी, मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा है जी। चलें, होपफुली भाई आपको ये आसान लगा होगा, IFRS 9 इसमें कुछ है नहीं। टाइमिंग